वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब मुल्क की सियासत के हवाले से बात करेंगे, जहां पे हमने देखा था एक दो दिन के लिए तवज्जो मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ मबजूल करवाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन जब से ISPR की प्रेस रिलीज़ आई है और उसके बाद हमें बताया गया है कि फैज़ हमीद साहब को अब चार्जशीट उनके खिलाफ तैयार कर ली गई है और उनका कोर्ट मार्शल को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा इस हवाले से, क्योंकि फैज़ हमीद इंटरलिंक हैं इमरान खान के साथ और कहा जा रहा है कि अब 9 मई के हवाले से भी फैज़ हमीद के ऊपर, जनरल रिटायर फैज़ हमीद के ऊपर मुकदमात किए जाएंगे और उनकी तहकीकात की जाएंगी। मुकदमा तो पहले ही दर्ज हैं और उसमें हो सकता है कि कुछ सियासी लोग या फिर इमरान खान साहब को भी उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि खान साहब पहले से ही इसका दावा कर चुके हैं गज़ल कि मुझे मिलिट्री ट्रायल मेरा हो सकता है, मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ मुझे मुंतकिल किया जा सकता है। ऐसा ही है और ये सूरत हाल काफ़ी सवालात भी जन्म ले रही है। इसी मुतालिक आज हम बात करेंगे। एडवोकेट हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि अब जिस तरह से कल हमने सूरत हाल देखी, प्रेस रिलीज आई, ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि पहले से ये कहा जा रहा था वो अरेस्ट है, इंक्वायरी चल रही है, सबको पता था कुछ ऐसा होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही प्रेस रिलीज में कि पहली बार जिक्र किया गया 9 मई का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो ISPR की प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर दो चीजों को हाईलाइट किया है। तो वो है कि जो उनका कोर्ट मार्शल जो है उसके अंदर चार्ज फ्रेम हो गया है, और वो हो गया है कि जो उन्होंने ड्यूरिंग द सर्विस थी अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया या मिस यूज किया या उससे उन्होंने क्वालिटी या गेन्स जो है हासिल किए, और वो जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले साल एक एप्लीकेशन आई थी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि आप इन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करें जो एक हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड मैटर था। उसके ऊपर फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक मेजर जनरल की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, और उस इंक्वायरी कमेटी के अंदर जो चीजें आई उसके ऊपर फिर ये है कि जो फेज 2 है वो ये है कि अगर किसी भी रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ या सर्विंग ऑफिसर के खिलाफ कोई एविडेंस उस टेंटेटिव लेवल आ जाती है कि जिसके अंदर उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन जो है वो सक्सीड हो सकती है, तो फिर उसको पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट के नीचे जो सेक्शन 73 है उसके नीचे कस्टडी के अंदर ले लिया जाता है। और यही हुआ उस केस के अंदर भी, कि आपने देखा होगा कि 12 अगस्त को मिलिट्री अथॉरिटीज ने जो है उनको कस्टडी के अंदर लिया। अब जो फेज 2 होता है जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का होता है, वो एक प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स होती है कि जिसके अंदर जितनी भी आप एविडेंस को इकट्ठा करते हैं वो एविडेंस अगर उस लेवल की हो कि जिससे चार्ज जो है उसके अंदर प्रोसिक्यूशन अपने केस को साबित कर सकती है, यानी कि ऐसी चीजें हैं कि जिससे ट्रायल जो है या प्रोसिक्यूशन सक्सीड हो सकती है, तो फिर उसके ऊपर जो है वो एक चार्ज जो है वो फ्रेम किया जाता है। और यही कल जो है वो हुआ है कि जिसके अंदर अब फॉर्मली जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट के नीचे जो है उनके ऊपर चार्ज जो है वो फ्रेम हो गया है। अब उस चार्ज के बाद वही प्रोसेस है कि जो पाकिस्तान का रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि उनके खिलाफ जितनी भी एविडेंस आएगी उसको वो क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, अपना मर्जी का लॉयर रख सकते हैं, उनकी फैमिली या क्लोज रिलेटिव उस प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डिफेंस के अंदर विटनेसेस लेके आ सकते हैं, ओथ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं, ओथ के बगैर स्टेटमेंट देते हैं। और अगर ये सेंटेंस उनको हो जाती है और वो वेरी करती है, चूंकि आर्मी के अंदर 4 किस्म के कोर्ट मार्शल्स है और ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है ये सबसे हाईएस्ट होता है कि जिसके अंदर आपके हीनियस ऑफेंसेस जो है उनको ट्राई किया जाता है, और इसकी सरबराही जो है वो एक ब्रिगेडियर करते हैं। तो अगर सेंटेंस जो है वो हो जाती है जो वेरी करती है 2 साल से लेके डेथ सेंटेंस जो है, तो फिर उसकी कंफर्मेशन जो है सेक्शन 119 या 120 के नीचे जो है वो आर्मी चीफ करते हैं, और अगर आर्मी चीफ उसकी कंफर्मेशन कर देते हैं तो फिर सेक्शन 132 के नीचे जो है जो एक्यूज्ड है उसको राइट ऑफ अपील जो है वो भी अवेलेबल है। ये कि अगर कन्विक्शन हो जाती है तो डेथ सेंटेंस की तरफ भी जा सकती है। देखें, दोनों चीजें हैं कि जो आपकी वेरी करती है कि जिसके अंदर ये है कि मैंने आपसे बताया कि मिनिमम है, लेकिन जब आप सेंटेंस देते हैं तो फिर आपके जितने पर्क्स प्रिविलेजेस हैं वो विदड्रॉ कर लिए जाते हैं, और उसको ये कहते हैं कि डिस्ग्रेसफुल जो है वो आपका सारा एक प्रोसेस होता है, और साथ उसकी जो ऑफेंस के हिसाब से उसकी पनिशमेंट होती है, और वो वेरी करती है 2 साल से लेके डेथ तक। लेकिन इसके अंदर जो मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज ये आई है कि ये एक मैसेज पाकिस्तान आर्मी ने दिया है कि जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर पहली दफा एक फॉर्मर DGISI जो है उसका
آف کوर्ट मार्शल होने जा रहा है, और उस केस के अंदर जो है उन्होंने ये एक मैसेज दिया है कि अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान आर्मी के अंदर जिस लेवल का या रैंक का हो, अगर वो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करता है या मिस यूज करता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है. और फिर वही है कि आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू भी कर सकते हैं. और ये पाकिस्तान के अंदर 1975 से लेके आज तक ये एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, और कभी भी पाकिस्तान की अदालतों ने इन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल जो है उन्हें अल्ट्रा वायलेंस नहीं कहा गई. अच्छा, लेकिन हाफिज दूसरा साहब, मैं अब इस सूरत हाल के बाद तो ये सारा कुछ लिंकेज करता है पीटीआई के साथ ही, क्योंकि रेफरेंस वही बनता है अगर देखा जाए तो. अगर जैसे अभी आप बता रहे हैं इसकी आगे चलकर कन्विक्शन होती है तो फिर क्या पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं? क्योंकि जाहिर है फैज हमीद कोई फर्द वाहिद तो नहीं होंगे, कुछ सियासी किरदार भी होंगे. ये जो पहला आपके पास चार्ज फ्रेम आया, ये इंडिविजुअल केस के अंदर आया है कि उन्होंने एज अपना DGISI जो है अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया. लेकिन जो दूसरा जिसकी तरफ हिंट दिया गया है वो दिया गया है 9th मई वाला जो है. और 9th मई वाला जो इंसिडेंट है वो किसी एक शख्स काम नहीं कर सकता, उसके अंदर डेफिनेटली जो है वो एक से ज्यादा लोग होंगे, और अगर एक से ज्यादा लोग उसके अंदर आते हैं तो उसका एक फिर इंडिपेंडेंट जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो इन्वेस्टिगेशन का, चार्ज फ्रेम का और इंडिपेंडेंट मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर वो ट्राई चलेगा. और पाकिस्तान के आर्मी एक्ट के अंदर ये है कि कोई भी शख्स अगर रिटायर्ड है तो वो 5 साल तक पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता. और अगर उसके अंदर करता है या फौज के अंदर मीटिंग करता है या फौज के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो एंटी स्टेट बन जाता है, तो फिर उसके अंदर जितने भी लोग हैं, सिविलियंस हैं या आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या सर्विंग ऑफिसर्स हैं, उनको आप मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई कर सकते हैं. और जब आप उनको ट्राई करते हैं तो उनकी पनिशमेंट भी वही है कि 2 साल से लेके डेथ सेंटेंस जो है वो दी जा सकती है. तो ये बड़ा सीरियस इशू है कि अगर कोई ऐसी चीज जो है वो अवेलेबल है, और डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि जब हिंट आया है, अगर उसके अंदर चीजें ऐसी आई हैं कि जिसके अंदर जनरल ने, फैज हमीद ने ऐसा कोई काम किया है जिससे और भी पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं, और वो एविडेंस अगर एट द सर्फेस आई है, तो इन सारे लोगों के लिए बड़े सीरियस जो है वो लीगल चैलेंजेस और रिपरकशंस आएंगे. और मेरा ख्याल ये है कि अगर वो चीजें आती हैं तो जिस तरह मिलिट्री कोर्ट के अंदर एक प्रोसेस आता है इन्वेस्टिगेशन का या एविडेंस का, तो इनके लिए बहुत मुश्किल जो है वो आएगी. ठीक हो गया. अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा सर कि अगर ये केस क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आगे भी बढ़ेगा तो ये एक्सपेंड भी हो सकता है, रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद वाला केस भी तो अलग है. रिटायरमेंट से पहले भी बहुत सारे केसेस हैं, जिस तरह टॉप सिटी का केस है, बहुत सारे और करप्शन के इल्जामात लगाए जाते हैं जनरल साहब पे, तो वो वाले केसेस भी इसमें फिर उसकी समाअत हो सकती है. देखिए, जो अभी चीज हो रही है वो उनका वो टेन्योर है कि जो उन्होंने एज ए सर्विंग के तौर पे अपनी पोजीशन का मिस यूज किया, और वो चीज है फर्स्ट स्टेज के ऊपर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के ऊपर आर्मी की जो इंटरनल इंक्वायरी थी उसकी चीजें जो है वो रिकॉर्ड पे आई. अब दूसरी चीज जो है वो है उनकी पोस्ट रिटायरमेंट, क्योंकि 9th मई का इंसिडेंट जो है वो आपका पोस्ट रिटायरमेंट वाला इशू है. लेकिन अगर वो कनेक्ट इस तरह भी कर देता है कि आपने एज ए सर्विंग जनरल के तौर के ऊपर, चूंकि आपको पता है कि पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल प्रोसेस तो चल रहा है कि जिसके अंदर जो है ऐसी चीजें हैं कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट है. और जिस तरह का वो इंसिडेंट 9th मई का आया था, वो किसी एक शख्स का मैं नहीं समझता कि वो आएगा, क्योंकि आप देखेंगे पूरे मुल्क के अंदर जो है 200 से ज्यादा आउटब्रेक्स आए हैं. 62 बिल्डिंग्स जो है वो आर्मी की या उसके बाद आपकी ISI की या गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन जो है उसके ऊपर अटैक किया गया है. कंटोनमेंट्स के अंदर गए हैं, आपके जो डिसरिस्पेक्ट की गई है जो स्टैट्यूट से आपके शोहरा के, तो डेफिनेटली इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी तो होगी. और अगर वो कॉन्स्पिरेसी जो है या वो एक कोऑर्डिनेशन जो है एविडेंस के ऊपर जो है वो आ जाती है, या जनरल जो है वो उसके अंदर एक अप्रूवर के तौर पर भी सामने आ सकते हैं, तो मेरा ये ख्याल ये है कि इसके लिए बड़े सीरियस रिपरकशंस जो आएंगे उन सारे लोगों के लिए जो इस 9th मई के इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व है, या जिन्होंने रियासत के खिलाफ या फौज के अंदर या फौज के खिलाफ जो है ऐसा काम किया है जो बगावत के जुमरे के अंदर आता है. और उसके लिए जब ऐसी चीज आती है तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 और 2D12 जो है उसके अंदर आप उन सिविलियंस को, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को, या उसके बाद जो है जो आपके सिविलियन आर्मी के अंदर नहीं है उनको भी आप मिलिट्री कोर्ट के जरिए ट्राई कर सकते हैं. और जब आप ट्राई करते हैं तो फिर उसके अंदर जो मैंने आपसे ये कहा है कि वो सारे राइट्स उन्हें अवेलेबल है, लेकिन जिस तरह की एविडेंस इकट्ठी की जाती है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर तो
वसूल के लिए बड़ा मुश्किल होगा इन सारी चीजों को डिफेंस में लेके आना। अच्छा हाफिज साहब, अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं, आप इस चीज़ को इन डेप्थ देख रहे हैं, फ्यूचर भी देख रहे हैं। जिस तरह से कहा गया कि ड्यूरिंग प्रोसेस भी इनकी ये मुलविस रहे, इंस्टेबिलिटी हुई, फसाद फैलाया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लग रहा है कि आगे चलकर इमरान खान को भी इम्प्लीकेट किया जा सकता है, क्योंकि जो एक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं इनके, वो मुमकिना तौर पर तो बेनिफिशरी वही हैं। और वैसे भी उनको एक खदशा है कि इमरान खान को भी मिलिट्री ट्रायल का तो खदशा था, आज से 3-4 महीने पहले वो डिस्कस कर चुके हैं। देखें, खदशा तो इस चीज की वजह से है कि अगर आपने कोई ऐसा एक्शन किया है जो लॉ के मुताबिक नहीं है, या लॉ की आपने वायलेशंस की है, या उस प्रोसेस के अंदर गए हैं, या मैंने जिस तरह आपसे कहा कि पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट आया है और ये सारी जो बिल्डिंग्स थी, ये सारे एरियाज से उनको टारगेट किया गया और उसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। नहीं तो ये एक होता नहीं है कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर जो है कि यकदम आप निकलें और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, या उसके बाद जो है जो मिलिट्री के आप ऑफिसेज हैं उनके ऊपर इस तरह जाके अटैक करें। तो अगर वो चीजें रिकॉर्ड पे आ जाती हैं जिसके अंदर कनेक्टिंग है, क्योंकि एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि अगर आपने फॉर्मर DGISI को इसके अंदर इन्वॉल्व किया है और उसके अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो एक हाई प्रोफाइल केस है, तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग किस्म की क्रेडिबल एविडेंस होगी तो ये मिलिट्री कोर्ट के अंदर जाएगा, क्योंकि मामला सिर्फ मिलिट्री कोर्ट तक नहीं रहेगा, मामलात मिलिट्री कोर्ट की तरफ जाएंगे। हाफिज एहसान साहब, गेट वेल सून। आज आपने यहाँ पे आना था, खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमें टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन किया। खवातीन नौज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।